बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस 1 कोड 211 का लेक्चर 8 ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा पोर्शन इस प्रेजेंटेशन का आपने पहले ही सुना हुआ है, पहले ही आपको उसकी समझ होनी चाहिए। तो चलें, एक रिवाइज़ हो जाएगा। और दूसरा ये है कि कंटेंट्स में जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को अलग से भी रखा गया है, तो हम अलग से इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस कोर्स का, और इससे रेलेवेंट क्वेश्चन यकीनन पेपर के अंदर जो है वो आएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे हमने पहले देखा हुआ है कि कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि डाटा को स्टोर करती है, प्रोसेस करती है और फिर इंफॉर्मेशन थ्रू सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड करती है। ये सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, प्रोसीजर होता है या गाइडलाइंस होती हैं जो कि यूज़र की इनपुट को आउटपुट में बदलती हैं। अब यूज़र डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ बज़ाहिर तो इंटरेक्ट कर रहा होता है, लेकिन ये इंटरेक्शन विदाउट सॉफ्टवेयर पॉसिबल नहीं होता। और ये सॉफ्टवेयर दो लेयर्स में तकसीम किया जाता है, एप्लीकेशन और सिस्टम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे पहले भी बात हो चुकी है कि ये यूज़र ओरिएंटेड प्रोग्राम्स होते हैं, यूज़र के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर ओरिएंटेड प्रोग्राम्स हैं और हार्डवेयर से रेलेवेंट जो इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको कॉल करते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू हम अपना पर्टिकुलर प्रॉब्लम ऑपरेटिंग सिस्टम को, जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, हम उसे कन्वे करते हैं और वो हार्डवेयर की मदद से आउटपुट जनरेट करके वापस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को देता है और फिर यूज़र उस आउटपुट को देख लेता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है और इसके ज़िम्मे तमाम के तमाम ऑपरेशंस का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है। ये हार्डवेयर को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की एग्जीक्यूशन को, और जो सर्विसेज यूज़र की रिक्वायरमेंट होती है वो यूज़र्स को प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान इंटरफेस के तौर पे काम करता है। यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है और ये इंटरेक्शन थ्रू एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है। हर कंप्यूटर, चाहे वो कोई मोबाइल डिवाइस हो, चाहे वो कोई डेस्कटॉप हो, उसके अंदर लाजमी तौर पर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि उसकी बेसिक फंक्शनैलिटी को कंट्रोल करता है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी कंप्यूटर, कोई भी डिवाइस, मोबाइल डिवाइस या कंप्यूटिंग डिवाइस काम नहीं कर सकता। कॉमन डेस्कटॉप जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें विंडोज़, उसके वर्जन्स हैं, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स, लाइनक्स, ये बहुत कॉमन है और अवेलेबल है। ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोरेज डिवाइस के अंदर स्टोर किया जाता है या सीडी रोम पर अवेलेबल होता है या दूसरे स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर भी ये हो सकता है। जो बेसिक टास्क एक ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है वो है इनपुट डिवाइसेस से इनपुट लेना, आउटपुट डिवाइसेस को आउटपुट देना, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को मेमोरी के अंदर मैनेज करना, फाइल्स को स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर मैनेज करना और आईओ डिवाइसेस का मैनेज और कंट्रोल करना। ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट्स हैं, अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इस फिगर के अंदर यूज़र इंटरफेस जो है, यूज़र इंटरफेस, कर्नल, डिवाइस ड्राइवर्स और सिस्टम यूटिलिटीज़, ये पार्ट्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, जिसमें सेंट्रल पार्ट जो है वो कर्नल है। इसको हम रिजाइडेंट पार्ट भी कहते हैं क्योंकि ये ड्यूरिंग बूटिंग प्रोसेस जो है मेमोरी में लोड होता है और जितने भी फंक्शंस रेलेवेंट हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के वो यही परफॉर्म करता है वाइल रिजाइडिंग इन मेन मेमोरी। तो इसीलिए हम इसको क्रिटिकल फंक्शंस में कंसिडर कर सकते हैं। इंटरनल जितनी भी प्रोसेसिंग है मेमोरी के अंदर, लोड करना, ऑफलोड करना, प्रोसेस की मैनेजमेंट और हार्डवेयर वगैरह को कंट्रोल करना, ये इसी कर्नल का काम है। इसे हम एक्टिव पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। डिवाइस ड्राइवर्स, हर डिवाइस का एक ड्राइवर या उसका एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर ज़रूर होता है जो कि उसके ऑपरेशंस को कंट्रोल भी करता है और उससे रेलेवेंट जितनी भी इनपुट्स हैं वो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोवाइड करता है। ये जो डिवाइस ड्राइवर है ये मैन्युफैक्चरर आपको प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ सीडी और यूएसबी, या वेंडर वेबसाइट पर आपको ये मिल जाता है।
ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपको ये ड्राइवर जो है वो प्रोवाइड करता है, उसके अंदर बिल्ट इन होता है। अदरवाइज़ आप अगर अलग से लेना चाहें तो अलग से भी लिया जा सकता है। लेकिन जब तक आप ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ड्राइवर्स को इंस्टॉल नहीं करते उस वक्त तक आप उस स्पेसिफिक डिवाइस को जिसका ड्राइवर मिसिंग है आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट्स में सिस्टम यूटिलिटीज़ हैं जो कि उसकी तमाम बेसिक फंक्शनैलिटीज़ को परफॉर्म करती हैं और यूज़र को हेल्प आउट करती हैं, जैसे एंटीवायरस प्रोग्राम, फाइल्स को आर्काइव करना, बैकअप करना, डाटा कंप्रेशन, ठीक है। इसी तरह फाइल क्रिएट करना, रीनेम डिलीट वगैरह करना, कट कॉपी पेस्ट वगैरह करना, या सिस्टम को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कह लें कि कस्टमाइज़ करना, ये सिस्टम यूटिलिटीज़ के थ्रू पॉसिबल होता है। यूज़र इंटरफेस, जिसके थ्रू यूज़र अपनी तमाम रिक्वायरमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम को कन्वे करता है और जो जितनी भी आउटपुट्स होती हैं वो उसी इंटरफेस के थ्रू स्क्रीन के ऊपर देखता है। इन इंटरफेसेस के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं जिनमें CLI, GUI ऑपरेटिंग इंटरफेसेस जो हैं वो शामिल हैं। मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस भी इसके अंदर एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया जा सकता है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स, ये अभी जितनी भी बात हुई है ये तमाम की तमाम हम इससे पहले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हुए हैं, इसीलिए मैं क्विकली इसको जस्ट रिवाइज करवा रहा हूँ। अब यहाँ से थोड़ा सा कुछ नई चीज़ें आपके सामने आएंगी जिनमें प्रोसेस मैनेजमेंट है। प्रोसेस हम कहते हैं वो प्रोग्राम जो इन एग्जीक्यूशन हो उसे हम प्रोसेस का नाम दे देते हैं। अब प्रोसेस जो है ये सिस्टम के अंदर आप यूँ कह लें कि यूनिट ऑफ वर्क है, इसको आप इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। ये वो पोर्शन है प्रोग्राम का जो कि अभी रनिंग में है या एग्जीक्यूशन के अंदर है। तो लाजमी बात है कि जो भी प्रोग्राम या प्रोसेस रनिंग में होगा उसको कुछ ना कुछ रिसोर्सेज जो हैं वो ज़रूर चाहिए होंगे, ठीक है। चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से हों, चाहे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के हवाले से हों। तो प्रोसेस मैनेजमेंट वो कंपोनेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो तमाम रनिंग प्रोसेस को तमाम रेस्पेक्ट से जो है वो मैनेज करता है। एक प्रोसेस को रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है एग्जीक्यूशन के लिए, जैसे CPU का टाइम चाहिए, उसे मेमोरी चाहिए, फाइल्स चाहिए, उसको IO डिवाइसेस चाहिए एंड सो ऑन। तो इन टास्क को कंप्लीट करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो प्रोसेस को मैनेज करता है। इसी तरह से अगर मल्टीपल प्रोसेस जो है वो साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रहे होंगे तो किस प्रोसेस को कौन सी चीज़ रिक्वायर्ड होगी और कौन सी रिक्वायर्ड चीज़ उसको प्रोवाइड करनी है, किस एक्टिविटीज़ का ताल्लुक जो है वो किस डिवाइस के साथ है, ये प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है। प्रोसेस मैनेजमेंट के हवाले से जो टास्क्स हैं या एक्टिविटीज़ हैं उसमें प्रोसेस की स्केजुलिंग है या थ्रेड्स की स्केजुलिंग है CPU के ऊपर, यानी किस वक्त कौन से प्रोसेस ने एग्जीक्यूट होना और किस वक्त किसकी टर्न आएगी। इसी तरह क्रिएट करना, डिलीट करना, यूज़र और सिस्टम प्रोसेस दोनों को। इसी तरह से सस्पेंशन और रिज्यूमिंग प्रोसेस की। फिर मैकेनिज़्म प्रोवाइड करना प्रोसेसेस के लिए कि वो सिंक्रोनाइज वे में एग्जीक्यूट हों, आपस में कम्युनिकेशन उनकी करवाना और ऐसी आप कह लें कि एनवायरनमेंट देना जिसमें डेड लॉक ना करो। डेड लॉक वो स्टेट है जिसमें जो सिस्टम है वो हैंग कर जाता है या उसका रिस्पॉन्स ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता है। तो ऐसी किसी सिचुएशन से बचाने के लिए सिस्टम को प्रोसेस मैनेजमेंट जो है वो इंतहाई ज़रूरी होती है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट है। इसी तरह से मेमोरी मैनेजमेंट है। मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब है कि जिस प्रोसेस ने एग्जीक्यूट होना है लाजमी बात है वो रैम के अंदर, मेन मेमोरी के अंदर लोड होगा। तो अगर मेन मेमोरी इस वक्त फिल है या अवेलेबल है तो उसकी स्टेटस को मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो चेक लगा कर रखता है। तो लेट्स से कि अगर मेमोरी फिल है तो नए प्रोसेस को लोड करने के लिए उसे मेमोरी खाली करनी पड़ेगी, जिसे हम स्वैप आउट के ज़रिए, यानी जो डाटा हम या प्रोसेस मेमोरी से आउट कर देते हैं उस वक्त हम टर्म इस्तेमाल करते हैं स्वैप आउट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम स्वैप आउट करते हुए मेमोरी में जगह जो है वो बनाता है और उस नए प्रोसेस को फिर उसके अंदर स्वैप इन करता है। तो इसका काम होता है, इसका जो मेन काम है वो
ट्रैक रखना है कि कौन सा मेमोरी पार्ट जो है वो इन यूज़ है और कौन सा मेमोरी पार्ट इन यूज़ नहीं है। इसी तरह से प्रोसेसेस को एलोकेट करना मेमोरी, और फिर अगर वो टर्मिनेट हो गए हैं तो उनसे वापस ले लेना, यानी उन्हें मेमोरी जो है उनसे डी एलोकेट करवा देना। जो एक्टिविटीज़ मेमोरी मैनेजमेंट से रेलेवेंट हैं उसमें जैसे अभी मैंने जिक्र किया कि मेमोरी के पार्ट्स को का ट्रैक रखना कि कौन सा एलोकेटेड है, अवेलेबल है, और कौन सा जो है फ्री करवाना है। इसी तरह से न्यूली लोडेड प्रोसेसेस को मेमोरी एलोकेट करवाना और टर्मिनेट हुए हुए प्रोसेस से वापस लेना मेमोरी को स्वैप इन स्वैप आउट प्रोसेस इसको कहा जाता है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने करना है। देन सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, जिसे हम फाइल मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, यानी मेन मेमोरी तो वोलेटाइल होती है, उसमें तो इन्फॉर्मेशन स्वैप इन स्वैप आउट होती रहती है परमानेंट बेसिस के ऊपर, यानी डाटा परमानेंटली उसमें सेव नहीं रहता, बार बार रिफ्रेश होते हुए चेंज होता रहता है। लेकिन वो प्रोग्राम्स जो कि या वो डाटा जो हमें परमानेंटली चाहिए होता है उसको फिर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पे प्लेस किया जाता है, जिसमें हार्ड डिस्क, यूएसबी, सीडी, टेप ड्राइव एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें शामिल हैं। तो डाटा को सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम ये देखता है कि कितनी स्टोरेज स्पेस जो है वो अवेलेबल है और कितनी आप जो डाटा सेव कर रहे हैं उसके लिए रिक्वायर होगी। तो स्टोरेज को एलोकेट करना, डी एलोकेट करना, जिस तरह की रिक्वायरमेंट है, रिकवर करना डाटा को, रिट्रीव करना डाटा को, डिस्क को मैनेज करते हुए उसकी स्केजुलिंग वगैरह करना, ये सारे के सारे जिस कंपोनेंट के ज़िम्मे काम लगाए जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, उस कंपोनेंट को हम सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट कहते हैं। इसी तरह फाइल मैनेजमेंट है जो कि सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट के अंदर ही आती है, यानी लाजमी बात है कि जो आपने फाइल सेव करनी है जिसके अंदर आपकी इंफॉर्मेशन मौजूद है वो सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर ही प्लेस करेंगे। तो ये वो प्रोग्राम्स हैं या वो इंस्ट्रक्शंस हैं या वो सेट ऑफ डाटा है जो कि किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंदर आपने प्रोसेस करवाया हुआ होता है, और इस प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन को जब आप मैग्नेटिक डिस्क के ऊपर या ऑप्टिकल डिस्क के ऊपर, यूएसबी वगैरह के ऊपर या टेप वगैरह के ऊपर सेव करते हैं, तो उस वक्त ऑपरेटिंग सिस्टम इन फाइल्स को राइट करते हुए इनके रिकॉर्ड को मेंटेन करता है, उसकी तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स और फिज़िकल ऑर्गेनाइजेशन को अपने पास नोट डाउन करता है, ताकि जब भी यूज़र की रिक्वायरमेंट हो तो वो इन तमाम की तमाम फाइल्स को जो यूज़र से रेलेवेंट हैं या यूज़र की रिक्वायरमेंट है वो उन्हें रिट्रीव करवा दे। हर फाइल की कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ज़रूर होती हैं, तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें एक्सेस है, एक्सेस स्पीड है, कैपेसिटी है, डाटा ट्रांसफ़र रेट है, एक्सेस मेथड है, ठीक है, जो कि किसी भी ड्राइव के ऊपर आपको नज़र आती हैं। जो एक्टिविटीज़ फ़ाइल मैनेजमेंट से रेलेवेंट हैं उसमें फ़ाइल ऑपरेशंस हैं, जैसे क्रिएट करना, डिलीट करना, ओपन करना, क्लोज़ करना, कॉपी करना, रीनेम करना, मूव करना, एट्सेट्रा। इसी तरह से जो डायरेक्टरी या फ़ोल्डर ऑपरेशंस होते हैं उसमें फाइल फ़ोल्डर्स को क्रिएट करना, डिलीट करना, रीनेम, मूव, कट, कॉपी पेस्ट वगैरह करना, ये तमाम काम जो हैं वो फ़ाइल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। इसी तरह स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर उन फाइल्स को मैप करना, यानी किस सेक्टर के, किस ट्रैक के, किस क्लस्टर के ऊपर फाइल की बिट्स जो हैं वो राइट की गई हैं उनका ट्रैक करना, फिर इनको बैकअप करना, ठीक है, इनके लिए जो प्रिविलेजेस हैं, ठीक है, उनको मैनेज करना, फाइल प्रोटेक्शन से रेलेवेंट या कंट्रोल एक्सेस से रेलेवेंट जो इंफॉर्मेशन है उसको मैनेज करना, इसके मेन कामों में से या मेन टास्क में से कुछ टास्क हैं। इसी तरह कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में आईओ सिस्टम मैनेजमेंट, आईओ सिस्टम मैनेजमेंट मींस इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट है। तो कंप्यूटर जो है उसमें वो कम्युनिकेट करता है इंफॉर्मेशन बाहर के वर्ल्ड से, हमसे, यूज़र से, ठीक है, इनपुट लेते हुए आउटपुट देते हुए, ठीक है, यानी जब हम इनपुट दे रहे होते हैं तो बेसिकली हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। इसी तरह जब कंप्यूटर हमें रिजल्ट्स या इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है तो कंप्यूटर हमसे कम्युनिकेट कर रहा होता है। तो इस कम्युनिकेशन में लाजमी बात है जो डिवाइसेस इस्तेमाल हो रहे हैं उनको मैनेज करने की ज़रूरत है, यानी किस वक्त किसकी इनपुट को एंटरटेन किया जाएगा और उस इनपुट को किस तरीके से आउटपुट बनाकर आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू हैंडल किया जाएगा। जैसे लेट्स से यूज़र की रिक्वायरमेंट है कि उसने स्क्रीन के ऊपर रिज़ल्ट देखना है, तो लाजमी बात है फिर स्क्रीन की तरफ उस आउटपुट को जो है वो डायरेक्ट किया जाएगा, ना कि प्रिंटर की तरफ।
तो इसको कंट्रोल करना आईओ मैनेजमेंट का हिस्सा होता है। आईओ मैनेजमेंट के जो टास्क्स हैं उनमें मेमोरी मैनेजमेंट कंपोनेंट, जिसको बफरिंग, कैशे, स्पूलिंग कहा जाता है, ये डिवाइस के हवाले से मैनेज करना। इसी तरह से जो डिवाइस ड्राइवर का इंटरफेस है उससे कम्युनिकेट करते हुए जो रिक्वायर्ड इनपुट है, आउटपुट है, वो डिवाइसेस से लेना। इसी तरह ड्राइवर्स जो हैं उनका ये देखना कि आया ड्राइवर जो है वो कम्युनिकेट कर पाएगा या नहीं, यानी वो ड्राइवर जो है वो स्पेसिफिक हार्डवेयर का ही है या नहीं, या किसी भी हार्डवेयर डिवाइस का इनपुट आउट डिवाइसेस का जो ड्राइवर है वो मिसिंग तो नहीं है। तो उसकी ट्रबल शूटिंग वगैरह के लिए एरर्स जनरेट करवाना, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट है। ओके, देन प्रोटेक्शन सिस्टम, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना ये ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि तमाम के तमाम रिसोर्सेज जो हैं वो इसी ने मैनेज करने होते हैं। तो लाजमी बात है, यही रिसोर्सेज का कंट्रोलर है, तो इसको प्रोटेक्ट करना भी इसकी ज़िम्मेदारी में आता है। तो यूज़र ऑथराइज है या नहीं है, तो सिस्टम के किस रिसोर्स को कौन सा यूज़र एक्सेस कर सकता है और किस लेवल पे एक्सेस कर सकता है, ये प्रोटेक्शन सिस्टम कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा होता है। तो ये वो मैकेनिज़्म डिफाइन करता है प्रोटेक्शन का कंप्यूटर सिस्टम के लिए और उसके प्रोग्राम्स के लिए और उसके रिसोर्सेज के लिए, कि यूज़र्स अनऑथोराइज वे में किसी भी चीज़ को इस्तेमाल ना कर सके, ओनली ऑथोराइज वे में जो है वो उसको एक्सेस कर सके। और जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनका कंट्रोल और उसकी एग्जीक्यूशन को प्रोटेक्टिव वे में मैनेज करना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स में से कंपोनेंट है। दैन नेटवर्क सिस्टम्स, आजकल आपको मालूम है कि जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी उनके अंदर नेटवर्किंग फीचर जो है वो एनेबल्ड है। मींस रिसोर्सेज को शेयर्ड वे में कंप्यूटर्स के दरमियान, डिवाइसेस, नोड्स के दरमियान में मैनेज करना। इसमें प्रिंटर्स भी शामिल हैं, स्टोरेज डिवाइसेस भी शामिल हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस भी शामिल हैं। ये तमाम की तमाम जो डिवाइसेस हैं ये शेयर्ड मैनर्स में इस्तेमाल की जा सकें। तो डाटा की अवेलेबिलिटी, सिस्टम की रिलायबिलिटी, ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है उससे सिस्टम की जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है नेटवर्क फीचर से। तो नेटवर्क फीचर जो है वो उसको मैनेज करना, ठीक है। इसी तरह से नेटवर्किंग फ़ीचर के अंदर जो आपके पास टास्क आ जाते हैं, यूज़र्स की मैनेजमेंट है, यानी यूज़र नेम, पासवर्ड्स और उनके राइट्स, प्रिविलेजेस डिफ़ाइन करना, रिसोर्सेज की आइडेंटिफिकेशन करना कि आपका फ़लाँ हार्ड ड्राइव जो है वो शेयर्ड वे में एक्सेस की जा सकेगी और किस यूज़र को कितना कोटा जो है वो दिया जा सकेगा या कितना नहीं दिया जा सकेगा, यानी एक्सेस प्रिविलेजेस डिफ़ाइन करना। फिर उसके बाद रूल्स रेगुलेशंस, इन्हें हम नेटवर्क प्रोटोकॉल्स कहते हैं, उनकी कॉन्फ़िगरेशन, उनकी सेटिंग और उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंपोनेंट है वो मैनेज करता है। इसी तरह से कमांड इंटरप्रेटर सिस्टम है, ये प्रोवाइड करता है एक ऐसा इंटरफेस यूज़र को जिसमें वो कमांड्स टाइप करता है और अपनी रिक्वायरमेंट कमांड्स के थ्रू सिस्टम को बताता है, और सिस्टम रिप्लाई में जो टेक्स्ट उसको देता है वो उसकी आउटपुट होती है। इस तरह की वर्किंग में ऑपरेटिंग सिस्टम की आपको एक तो रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा पावरफुल यूज़ नहीं करने पड़ते, और दूसरा ये है कि ये सिंगल टास्किंग एनवायरनमेंट आमतौर पे होता है, यानी एक वक्त में आप एक काम ही कर पा रहे होते हैं। तो यूज़र की जो रिक्वायरमेंट्स हैं आमतौर पर उसको ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस जो है वो पूरा नहीं कर रहा होता। तो इसके अगेंस्ट फिर दूसरे इंटरफेसेस जो हैं वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं या किए जाते हैं, जिनमें मेन्यू ड्रिवन और GUI इंटरफेसेस जो हैं वो शामिल हैं। तो इनपुट जो कमांड लाइन इंटरप्रेटर है उसके थ्रू हम प्रोसेस को क्रिएट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। आईओ हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग, नेटवर्किंग फ़ीचर, ये सारे के सारे उस इंटरफेसेस के थ्रू जो है वो पॉसिबल हो सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है एग्जीक्यूशन के लिए किसी भी प्रोग्राम की या यूज़र की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए, जो एनवायरनमेंट वो यूज़ करता है जिसमें तमाम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स या यूज़र जो है वो कम्युनिकेट करता है, उसे हम इस इंटरफेस का नाम दे देते हैं। तो जो इंटरफेसेस आपके पास आ जाते हैं वो तमाम इंटरफेसेस जैसे अभी जिक्र किया, कमांड लाइन इंटरफेसेस भी हो सकते हैं, GUI इंटरफेसेस भी हो सकते हैं।
ऑपरेटिंग सिस्टम की जो सर्विसेज हैं, ठीक है, जो उसने प्रोवाइड करनी होती हैं एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम की के लिए, ठीक है, यानी प्रोग्राम उस वक्त तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेगा। एक ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज से डिफरेंट हो सकती है, लेकिन उनमें कुछ कॉमन आप कह लें कि चीज़ें शामिल हैं। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो वो कॉमन आपको चीज़ें नज़र आ जाएंगी। सबसे जो आउटर लेयर होती है वो यूज़र और जो बाकी प्रोग्राम्स हैं वो आपके आ जाते हैं, ठीक है, जिन्हें हम एप्लीकेशन प्रोग्राम्स कहते हैं। सबसे आप इनर लेयर की तरफ जाएं तो वो हार्डवेयर लेयर है। दरमियान में ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये GUI, बैच, कमांड लाइन, यूज़र इंटरफेस, सिस्टम कॉल और नीचे तक ऑपरेटिंग सिस्टम तक बेसिकली ये ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर है जो यूज़र और बाकी प्रोग्राम्स के साथ हार्डवेयर को कम्युनिकेट करवा रही है या कोऑर्डिनेट करवा रही है। तो ये इसके अंदर जितने भी ये कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, इन तमाम को हम ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज का नाम जो है वो दे देते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज में इनको वन बाय वन हम बिल्कुल ब्रीफ सा डिस्कस करेंगे। डिटेल इसमें मौजूद है और यही डिटेल आपके नोट्स के तौर पर जो है वो काम आएगी। तो आपने नोट्स की जो इस रेलेवेंट टॉपिक में वो यहीं से कोशिश करनी है कि आप प्रिपेयर करें। तो यूज़र इंटरफेसेस में तमाम ही ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपको यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं, जो अभी जैसे मैंने कहा कि ये CLI भी हो सकता है, GUI भी हो सकता है, बैच इंटरफेस भी हो सकता है और मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस भी हो सकता है। कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू यूज़र डायरेक्टली टेक्स्ट कमांड्स लिखता है और रिज़ल्ट में टेक्स्ट ही उसको मिल जाता है। यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस नहीं है, मेमोराइज करनी पड़ती हैं आपको चीज़ें और हेल्प भी इतनी इंटरेक्टिव नहीं है। सिंगल टास्किंग एनवायरनमेंट है लेकिन रिसोर्स हंगरी नहीं है, एफिशिएंट वे में कमांड्स जो है वो एग्जीक्यूट हो जाती हैं। इसके मुकाबले में जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है ये ग्राफिक्स तो प्रोवाइड करता है, मेन्यू तो प्रोवाइड करता है, कमांड्स आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट आपको देता है, हेल्प आप कह लें कि ईजी और फ्रेंडली वे है यूज़ करने के लिए सिस्टम को। तो इंटरफेस आपको हेल्प आउट इस अंदाज में तो कर रहा है लेकिन रिसोर्स हंगरी भी अपनी जगह पर है। एक दरमियान में बैच इंटरफेस भी है जिसमें कमांड्स जो हैं वो एक प्रोग्राम की शक्ल में एक फ़ाइल के अंदर लिख दी जाती थी एक खास सीक्वेंस के अंदर, ठीक है, इन्हें बैच फाइल्स कहा जाता था। फिर जब आप इन फाइल्स को रन करते थे तो वो कमांड्स वन बाय वन जिस सीक्वेंस में रन की हुई लिखी हुई होती थी आपने वो उसमें एग्जीक्यूट हो जाती थी। तो उसमें ये होता था कि आप एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ टास्क जो हैं वो एक बैच फाइल की शक्ल में लिख देते थे। तो उसमें भी कमांड्स आपको चूँकि लिखनी पड़ती थी तो मेमोराइज जब तक ना की जाए कमांड्स आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते थे। ये तीन इंटरफेसेस हैं जिनको हम ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज में सबसे ऊपर वाली लेयर में देखते हैं, ठीक है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम इन इंटरफेसेस के थ्रू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स और यूज़र से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा होता है। देन कम्स प्रोग्राम डेवलपमेंट। प्रोग्राम डेवलपमेंट जो है ये वो सर्विस है ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फैसिलिटेट करता है प्रोग्रामर को डेवलप करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम्स। इन्हें हम IDE भी कहते हैं, ठीक है। इनके अंदर ये वो एडिटर्स होते हैं जिनमें आप प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, डीबग करते हैं, कंपाइल जिसे हम नाम दे देते हैं, कंपाइल करते हैं, लोड करते हैं, लिंक करते हैं और फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन वो सर्विस है जिसकी मदद से प्रोग्राम को लोड किया जाता है मेमोरी में और फिर उसको रन किया जाता है। और प्रोग्राम रन होने के एंड पर हम क्या करते हैं, जो एरर्स वगैरह हैं या जो भी उसका रिस्पॉन्स है वो स्क्रीन के ऊपर या आउटपुट के तौर पर जो है वो देख लेते हैं। अगर प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हुए किसी भी इनपुट आउटपुट सर्विस की ज़रूरत पड़ी है, किसी फाइल की ज़रूरत पड़ी है, किसी भी IO डिवाइस की ज़रूरत पड़ी है तो वो प्रोवाइड करना ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज में शामिल है। एफिशिएंटली और प्रोटेक्टिव वे में यूज़र को मैनेज करना और अलाउ करना या रोकना ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज में शामिल है। इसी तरह फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन ये वो पोर्शन है जिसे हम आप यूँ कह सकते हैं कि रिकॉर्ड कीपर है, जो कि जब भी आप फाइल को सेव करते हैं तो उसकी बिट लेवल तक की इंफॉर्मेशन को मैनेज करता है,
ठीक है। तो जब भी यूज़र को ज़रूरत पड़ती है उसकी सेव की हुई फ़ाइल को उसकी परमिशंस के मुताबिक अगर उसको अलाउ है तो उसको वो दिखाना जो है वो फाइल सिस्टम मैनिपुलेशंस के अंदर आ जाता है। देन कम्युनिकेशंस हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसमें प्रोसेसेस और डिवाइसेस के दरमियान में कम्युनिकेशन भी शामिल है। जैसे फॉर एग्जांपल कीबोर्ड से आप इनपुट देते हैं तो उसको आउटपुट तक पहुंचाने में जितने भी डिवाइसेस को कम्युनिकेट करना है वो सिग्नल वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही करवाएगा। तो ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हो सकता है जिसमें शेयर्ड मेमोरी भी है, मैसेज पासिंग भी है। शेयर्ड मेमोरी में जैसे दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसेस रीड या राइट करते हैं शेयर्ड सेक्शन ऑफ मेमोरी को, जबकि मैसेज पासिंग के अंदर जो नेटवर्क के अंदर एक आप कह लें कि फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन जो है उसका पैकेट दूसरे सिस्टम को या दूसरे प्रोसेस को जो है वो कम्युनिकेट किया जाता है, मैसेज पास किया जाता है। एरर डिटेक्ट करना और उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड करना ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज में शामिल है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप मेमोरी डिवाइसेस के अंदर कोई एरर आ गया है या सीपीयू एरर आ गया है या कोई आईओ डिवाइस में एरर आ गया है या किसी यूज़र प्रोग्राम में एरर आ गया, तो किसी भी टाइप का एरर जब होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसके मुताबिक अप्रोप्रिएट एक्शन जो है वो लेगा और इंश्योर करेगा कि उसको ठीक किया जाए, या अदरवाइज़ जो है वो फिर यूज़र को ख़ुद से इंटरप्ट करते हुए सिस्टम को रीस्टार्ट या कोई इस तरह के मेजर्स जो हैं वो लेना पड़ जाते हैं। लेकिन अव्वल आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही कोशिश कर रहा होता है कि आपको सर्व करे ऐसे सिनेरियो में। इसी तरह रिसोर्सेज की एलोकेशन है, जैसे सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज डिवाइसेस, आईओ डिवाइसेस वगैरह, इन तमाम को एलोकेट करना, उनको मैनेज करना, उनके दरमियान में कम्युनिकेशन करना, ठीक है, और फिर उनको कंट्रोल करना, फ्लो ऑफ डाटा को कंट्रोल करना बिटवीन यूज़र प्रोग्राम, आईओ डिवाइसेस, ठीक है। ये तमाम के तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज में शामिल हैं। सीपीयू इटसेल्फ जो है वो एक रिसोर्स है और ऑपरेटिंग सिस्टम को लाजमी तौर पर ये देखना होता है कि कितना प्रोसेसर का टाइम एक प्रोग्राम या एक प्रोसेस को दिया जाए। अदरवाइज़ बाकी के तमाम प्रोसेस चूँकि आजकल मल्टी प्रोग्रामिंग इंटरफेस होते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, तो एक ही प्रोसेस को वो हमेशा ही नहीं प्रोसेस करेगा बल्कि दूसरों को भी टाइम देगा। तो उसको मैनेज करना, उसकी अकाउंटिंग, ठीक है, कि किस तरीके से जो है वो प्रोसेस को मैनेज करे ताकि दूसरे भी उस मैनेजमेंट के अंदर आ सकें, वो आइडल ना बैठा रहे, ठीक है। इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम सर्व कर रहा होता है। तो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूज़र्स पर और आईओ डिवाइसेस पर जो है वो चेक भी लगा कर बैठे हुए होते हैं, ठीक है। उनकी कोडिंग में इस तरह से डिफ़ाइन होता है कि कितना और कब जो है वो कंप्यूटर रिसोर्स उसको दिया जाए। आमतौर पे जो जैसे हम ये आईएसपी से इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं तो आमतौर पे इस तरह के चेक जो है वो उनके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डिफ़ाइन हुए हुए होते हैं। प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज में शामिल है। कंट्रोल्ड एक्सेस फॉर प्रोसेसेस और यूज़र्स, ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ने सर्व करना होता है। हमारा लास्ट पार्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स पर कंसिस्ट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूज़र हो सकता है। सिंगल यूज़र का मतलब है एक वक्त में एक ही यूज़र कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल कर सकता है। जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, होम टॉप्स वगैरह के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम जो आते हैं वो सिंगल यूज़र होते हैं, जिसमें सीपीयू आइडल रहता है बिटवीन ड्यूरिंग आई ऑपरेशंस, यानी सीपीयू की यूटिलाइजेशन इसमें कम से कम हो जाती है। तो इसको बढ़ाने के लिए फिर मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रखे जाते हैं। सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग और सिंगल यूज़र मल्टीपल टास्किंग जो है इसमें ये दो कैटेगरीज आ जाती हैं। जो सिंगल यूज़र एक वक्त में एक प्रोग्राम को रन कर रहा हो, ठीक है, जिसकी एग्जांपल में माइक्रोसॉफ्ट डॉस है, ये सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग है। लेकिन अगर सिंगल यूज़र हो लेकिन एक वक्त में मल्टीपल टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकता हो तो हम उसे सिंगल यूज़र बट मल्टीपल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 98 वगैरह, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है ये जैसे पहले अभी बात हुई कि कुछ कमांड्स को, इंस्ट्रक्शंस को एक ग्रुप की शक्ल में एक फ़ाइल के अंदर लिख दिया जाता है और फिर जब हम उस फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं
तो वो एक बैच की शक्ल में रन होती है, यानी कमांड्स या जॉब्स वन बाय वन रन होना शुरू हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक बैंक के अंदर अगर जॉब कर रहे हैं तो बैंक रिपोर्ट्स जो निकलती हैं उसका एक सेट प्रोसीजर होता है। उस प्रोसीजर को कंप्लीट करने में आपको उन तमाम स्टेप्स में से वन बाय वन गुजरना होता है। तो आप यूँ समझ लें कि कंप्यूटर सिस्टम में उन तमाम स्टेप्स को, उन तमाम जॉब्स को एक बैच की शक्ल दे दी जाती है, और जब उस बैच को रन किया जाता है तो वन बाय वन वो तमाम की तमाम इंस्ट्रक्शंस रन हो जाती हैं। पंच कार्ड्स, पंच टेप में इसमें मीडिया आम तौर पर पास्ट में इस्तेमाल होता था। ये इनपुट डिवाइसेस के तौर पर इस्तेमाल किए जाते थे। मल्टी प्रोग्राम बैच सिस्टम्स भी होते हैं, यानी उसमें एक बैच फाइल जो है वो एक वक्त में रन नहीं हो रही होती, बल्कि मुख्तलिफ बैच फाइल्स जो हैं, ठीक है, वो प्रोग्राम की जाती हैं और उनको एक साथ जो है वो रन किया जाता है। तो मल्टीपल जॉब्स जो हैं वो एग्जीक्यूट करने के लिए लाजमी बात है ऑपरेटिंग सिस्टम को रिसोर्सेज शेयर करने पड़ेंगे। हर जॉब का स्टेटस जो है उसको, उसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, मेमोरी को मैनेज करना पड़ेगा, ताकि तमाम के तमाम जॉब्स जो हैं उनको मैनेज किया जाए या एग्जीक्यूट में आसानी हो जाए। तो ये जॉब टू जॉब एक दूसरे के दरमियान में स्विच भी करते हैं सीपीयू को या रिसोर्सेज को मल्टी प्रोग्राम सिस्टम के अंदर। और प्रोसेसर आम तौर पे इसमें आइडल नहीं बैठता, बल्कि एक जॉब से दूसरी जॉब पे स्विच करके दूसरी जॉब को जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। देन कम्स टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे हम मल्टीपल प्रोग्राम बैच सिस्टम के अंदर सीपीयू की यूटिलाइजेशन को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं कि उसको आइडल नहीं बैठने देते, इसी तरह टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं कि तमाम के तमाम जो मल्टी प्रोग्राम्ड और मल्टी प्रोसेस्ड या इंटरेक्टिव सिस्टम्स होते हैं उनके दरमियान में हम सीपीयू को एक मुकर्रर टाइम दे देते हैं, जिसे टाइम स्लाइस या क्वांटम कहा जाता है। और उस क्वांटम के अंदर जो है वो तमाम का तमाम जो प्रोसेस है वो अगर कंप्लीट हो जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज दूसरे प्रोसेस की बारी आ जाती है और वो स्पेसिफिक टाइम के अंदर अपने प्रोसेस को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो टर्न बाय टर्न तमाम के तमाम जो प्रोसेस होते हैं या मल्टीपल यूज़र्स या मल्टीपल जॉब्स होती हैं उनको आप कह लें कि सर्व किया जा रहा होता है। तो इसके इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक चैलेंज भी होता है कि तमाम के तमाम जो प्रोसेस हैं उनको एक साथ मेमोरी में लोड रखना, उनका ट्रैक रखना, कितना कौन एग्जीक्यूट हो चुका हुआ है और कितना किसका पोर्शन बाकी रह गया है, फिर एक से स्विच करके दूसरे जॉब या टास्क को या यूज़र को प्रोसेसर आप कह लें कि प्रोवाइड करना, तो उसके लिए काफ़ी चैलेंजिंग जॉब होता है। लेकिन बहरहाल उसको ये मैनेज करता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में ये है कि आपको रियल टाइम में जो है वो कैलकुलेशंस जहाँ पर रिक्वायर होती हैं, ठीक है, रिजल्ट्स रिक्वायर होते हैं, वहाँ पर आप रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसमें स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर जो है वो जॉब को कंप्लीट करना ज़रूरी होता है। तो इसमें मुख्तलिफ जैसे हाउस होल्ड आइटम्स में माइक्रोवेव ओवन्स हैं, वॉशिंग मशीन्स हैं, डिजिटल कैमराज हैं, सेलुलर टेलीफोन्स हैं, इन तमाम के अंदर आम तौर पे एम्बेडेड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद होता है। ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये हम हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में हम इसे कैटेगराइज कर सकते हैं। तो अगर तो डेडलाइन मस्ट मीट करनी है, यानी मस्ट आपको एक गिवन टाइम के अंदर जो है वो टास्क को कंप्लीट करना ही करना है, तो इट मीन्स कि जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल हो रहा होगा वो हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। मिलिट्री वेपन सिस्टम्स के अंदर, फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम्स के अंदर, हेल्थ कंट्रोल सिस्टम्स के अंदर जो आईसीयूज़ वगैरह के अंदर होते हैं, इनके अंदर आमतौर पर हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा होता है। और अगर आप टाइम के हवाले से थोड़ा बहुत गुंजाइश निकलती हो, यानी आप कह लें कि जो डेडलाइन है वो मीट ना भी हो तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। आप टास्क को थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा के या थोड़ा टाइम कम लगा कर जो है जब परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो हम कहते हैं कि हम सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, जैसे लाइनक्स और सोलारिस वगैरह के अंदर होता है या मल्टीमीडिया एनवायरनमेंट के अंदर होता है। जैसे एक वीडियो अगर चल रही है और कोई फ्रेम जो है वो उस गिवन टाइम के अंदर नहीं रन हुआ तो कोई हर्ज नहीं, वीडियो थोड़ी देर रुक कर दोबारा जो है वो वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एग्जांपल आ जाती है
सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में। इसी तरह नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी जो नेटवर्किंग फीचर्स आपको दे रहा हो शेयर्ड मैनर्स में तमाम के तमाम रिसोर्सेज को अमंग यूज़र्स और नोड्स के दरमियान में शेयर कर रहा हो और उसको सिक्योर कर रहा हो, ठीक है, चाहे वो रिमोट मशीन्स हों, चाहे आपके फिज़िकल इन कंट्रोल मशीन्स हों, ट्रांसफ़र हो रहा हो डाटा बिटवीन मशीन्स, ये तमाम के तमाम जो है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करते हैं। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ये भी एक वे है जिसमें यूज़र्स जो है वो रिमोट रिसोर्सेज को अपने सिस्टम्स के ऊपर एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो एक ही वक्त में मुख्तलिफ लोकेशंस पर ये रिसोर्सेज जो हैं वो मौजूद होते हैं और कंप्यूटर्स जो हैं ये तमाम के तमाम उन नोड्स के साथ जो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं वो मुख्तलिफ लोकेशंस पे कम्युनिकेट करते हुए इंफॉर्मेशन को दिखा रहे होते हैं या रिसोर्सेज को ले रहे होते हैं। तो ये एक कलेक्टिव एफर्ट होती है, ठीक है। इस कलेक्टिव एफर्ट के नतीजे में जो सिस्टम है उस सिस्टम को हम नाम दे देते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स का। इसी तरह लास्ट वन है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हार्डवेयर के अंदर बिल्ड किया जाता है, एम्बेड किया जाता है जब हार्डवेयर को मैन्युफैक्चर किया जाता है। आमतौर पर रोम चिप्स जो होती हैं उनके अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम फर्मवेयर भी कहते हैं वो यही एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो कि एक वे डिफाइन करता है कि आपने जो इंफॉर्मेशन या प्रोसेसिंग करनी है वो किस सीक्वेंस के अंदर करनी है। जैसे कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर जो रोम चिप है वो यही बता रही है कि बूटिंग सीक्वेंस क्या होगा। इसी तरह टीवी सेट्स, माइक्रोवेव ओवन में किस तरह से और कितने टेम्परेचर के ऊपर कितने रोटेशंस देने हैं या कितनी हीट उसके अंदर होनी चाहिए, मोबाइल फ़ोन्स के अंदर, खिलौनों के अंदर, पॉम टॉप्स वगैरह के अंदर, ये तमाम के तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं ये उस पर्टिकुलर हार्डवेयर डिवाइस की ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या डिफाइन कर रहे हैं। तो ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम की चीज़ें थी जो कि आज हमारी कंप्लीट हो गई हैं। तो आपको इससे रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चन हो आप क्लास के अंदर जो है वो फिर पूछ सकते हैं, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम के इस पोर्शन को आपने लाजमी तौर पर बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता है। हमारी नेक्स्ट असाइनमेंट जो होगी वो भी इसी पोर्शन में से होगी, वो मैं क्लास में आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। थैंक यू।